ठीक है, तो हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन को ग्राफिकली अंडरस्टैंड कर रहे थे, जहां पे हमने एक पार्टिकल को प्लस यू वेलोसिटी से दिखाया कि थ्रो किया है, इनिशियली ग्रेविटी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इस मोशन के लिए हमने एक ग्राफ बनाया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। दूसरा हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, बना के जल्दी से मुझे दिखाओ, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू पहले वाले ग्राफ के ही बनाना है, एकदम उसी के जस्ट नीचे। और जब एक ही सिचुएशन का ग्राफ है तो जाहिर सी बात है ड्यूरेशन ऑफ टाइम दोनों के लिए सेम ही होगा। तो अगर ये ग्राफ यहाँ पे आके एंड हो रहा है तो वो वाला भी यहीं पे एंड होगा। दिखाओ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो गड़बड़ हो गया बच्चा। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो एक दूसरे से, तो मैंने एक पॉइंट की बात की थी जिसे हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, और वो टर्निंग पॉइंट इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में भी आएगा। और जब टर्निंग पॉइंट की बात होगी तो एक सिचुएशन होगी जिसमें एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो अपर हाफ वाले पोर्शन के लिए हमारी सिचुएशन ये होगी, ये मान लिया मिड पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, तो यहां से ये आएगा और फिर यहां से ये। मेरी बात क्लियर है? यस सर। ये होगा इसका ग्राफ, ये हो गया हमारा प्लस यू क्योंकि इसी से थ्रो किया था, और ये है हमारा टर्निंग पॉइंट टीपी। ठीक है, और ये एक्सेस हम बना ले रहे हैं टाइम वाली, इनकी जरूरत पड़ेगी अभी। उसी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ है, जैसा ऊपर वाला है उसी के करस्पॉन्डिंग नीचे है। ये हो गया वीटी ग्राफ। अब इसमें एक और ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, वो ग्राफ हमारा क्या है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे पोजीशन, एक्स एक्सिस पे टाइम, इसको ड्रॉ करो जरा और दिखाओ मुझे। बिल्कुल सही। तो पहला वाला जो असेंडिंग मोशन है, क्योंकि यहां पे मोशन एग्जैक्टली होगी कैसे, पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, अपोजिट डायरेक्शन, तो स्लो होगा स्लो होगा स्लो होगा और मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, वहां से टर्न करेगा, और उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट और कुछ नहीं, यही हमारा क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, अब जो असेंडिंग वाली मोशन है, तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हम इसका बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हाथ से अगर मैं कोई पेन को थ्रो करूं, इस स्टाइलस को थ्रो करूं, तो वापस हाथ में आ रहा है ऊपर जाके, इसका मतलब जहां से चला था वहीं आ रहा है, तो पोजीशन जीरो पे आनी है, जीरो से स्टार्ट होके। दूसरी चीज, जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो रही है तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन में जो स्लोप वाली बात है वेलोसिटी की, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज होना अपने आप में क्या बता रहा है, और डिक्रीज भी कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज है, तो स्लोप पॉजिटिव तो होगा ही होगा, साथ में स्लोप जो होगा वो हमारा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा रहा होगा ग्राफ। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में वेलोसिटी मैक्सिमम और हॉरिजॉन्टल क्योंकि फाइनली वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो, तो स्लोप हमारा जीरो हो रहा है, इसलिए ग्राफ का ये पोर्शन हमारा इस तरीके का होगा। ठीक, फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, उसके बाद क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी तो जीरो हुई उस इंस्टेंट पे, लेकिन जी अभी भी काम कर रहा है, तो वो उसको पकड़ के नीचे लाएगा, और वेलोसिटी इस बार बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो स्लोप हमारा इंक्रीजिंग होगा, यानी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल तो होगा लेकिन स्लोप की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो हमारा हो गया ये ग्राफ।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात यहां तक क्लियर होगी? यस सर। ठीक, आगे देखें। अब मैं तुमसे कुछ चीजें यहां पे पूछूं, जैसे टाइम ऑफ एसेंट, है ना, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो मैथमेटिकली इक्वेशन लगा के आप फटाक से निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? कौन सी इक्वेशन यूज करोगे भाई? तो इनिशियल वेलोसिटी पता, एक्सेलरेशन पता, फाइनल पता, टाइम निकालना है, ये चारों में रिलेशन बताने वाली पहली इक्वेशन होती है सर, लगा देंगे और रिजल्ट ले लेंगे। मैं कह रहा हूं मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे ग्राफिकल अप्रोच चाहिए। तो ग्राफिकल अप्रोच में अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो देखो जरा, मैं एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं क्या, कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है, बता सकते? सर चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। मैं इसी बात का यहां पे यूज करने जा रहा हूं। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया मतलब ये रहा, ये एरिया, और यही हमारा टाइम ऑफ क्या है, एसेंट है। यहां से यहां तक का टाइम, यही टाइम ऑफ क्या है, एसेंट है। तो अगर मैं ये एरिया निकाल लूं तो वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। अब जब एरिया निकाल रहा हूं तो एरिया भी साइन के साथ निकालूंगा। तो ये हो जाएगा एरिया मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो माइनस जी इंटू टी ए। ये किसके बराबर होगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनली जीरो हो रही है, इनिशियली यू थी, तो यहां से तुम्हारा टी ए निकल के आ गया कितना, यू बाई जी। और जो कि पॉजिटिव आ रहा है तो बता रहा है कि हाँ एकदम सही किया हमने, क्योंकि टाइम नेगेटिव आना भी नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो ये ग्राफ से हमने निकाल लिया टाइम ऑफ एसेंट। अब एक और जरा कंक्लूजन निकालते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट की बात करें, अगर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही निकालते हैं, तो यहां पे जरा देखो, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये ग्राफ का पोर्शन एग्जैक्टली सिमिलर है इसके, ठीक। और यहां पे मैं देख सकता हूं कि ये एंगल बराबर होंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो तीसरा बराबर, यानी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। और अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो रही है तो यहां से यहां का टाइम अगर टी ए है, टाइम ऑफ एसेंट है, तो यहां से यहां वाला जो टाइम होगा वो भी क्या होगा, ट्रायंगल वाली बात से सेम होगा, और ये होगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो कॉन्ग्रुएंसी वाली बात से हमने निकाल लिया कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। क्लियर है? दूसरा चीज देखो, मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, सपोज एच मैक्स कितना है ये निकालना है। तो इसके लिए अब हमारे पास क्या तरीका है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या देता है अथर्व? सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम एच मैक्स निकालना है, यानी यहां तक के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये वाले ट्रायंगल का, ब्लैक कलर से जो शेडेड लाइन वाला ट्रायंगल है, उसमें अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं तो मैं एच मैक्स निकाल लूंगा। तो ये एच मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस कितना है टी ए, इंटू हाइट, हाइट कितनी है यू, ठीक है। और टी ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज यू बाई जी। तो हाफ इंटू यू बाई जी इंटू यू, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी। एकदम सही रिजल्ट निकाला है। यही इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। वर्टिकल में, अपवर्ड मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी पे जीरो, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें आप तो भी एच मैक्स आपका यही निकल के आएगा। क्लियर है? पर यहां पे अपन ग्राफिकली इसको एनालाइज कर रहे हैं ताकि सवालों में इस कॉन्सेप्ट को जब वो यूज करवाना हमसे चाहे तो हम उसको कर पाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात और बची है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहीं पे बोलूं कि अथर्व मुझे टोटल टाइम भी चाहिए जर्नी का, तो टोटल टाइम चाहिए अगर, यानी टी टोटल चाहिए, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों ही टाइम सेम होते हैं, तो यानी 2 टाइम्स हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट का, यानी 2u बाई जी। ये हो गया टोटल जर्नी का टाइम। क्लियर है? जितनी देर ये पार्टिकल जिसको थ्रो किया था वो हवा में रहा, ये भी निकाल लिया हमने।
यस सर। ठीक। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ग्राफ हमें सेकंड वाला ग्राफ देखो, सेकंड वाले ग्राफ में हमें दिख रहा है कि दोनों जो पोर्शन है वो एकदम सिमेट्रिक है बीच वाली लाइन के अबाउट, यानी टर्निंग पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उसके अबाउट दोनों पोर्शन एकदम सिमेट्रिक है। तो यहां से भी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स निकल के आ रही हैं, जैसे अगर मैं इस पूरी मोशन को, ये जो मोशन हो रही है ग्राउंड से फेंका इसको, अगर मैं इस पूरी मोशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ठीक, तो यहां से इस मोशन को मैं कुछ टुकड़ों में बांट दे रहा हूं। जैसे यहां स्टार्ट किया तो ये था पॉइंट ए, यहां ले लिया पॉइंट बी, यहां ले लिया पॉइंट सी, मैक्सिमम हाइट पे ले लिया पॉइंट डी, यहां सी के ही एकदम लेवल पे ले लिया मैंने पॉइंट ई, और यहां बी के ही लेवल पे ले लिया पॉइंट एफ, और ए के लेवल पे ले लिया पॉइंट जी। तो अब उस सिमिट्री वाली बात से हमें कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, जैसे जो वेलोसिटी सी पे होगी सेम वही वेलोसिटी पॉइंट ई पे भी होगी। सिमेट्री वाली बात से ये निकल के आ रहा है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगे, क्योंकि जब सी पे बात करें तो ऊपर जा रहा है, ई पे बात करें तो नीचे आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड उस लेवल पे हमेशा ही सेम होगा, चाहे वो ऊपर जा रहा हो उस लेवल पे चाहे नीचे। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी एट सी होगी माइनस ऑफ वेलोसिटी एट ए, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है, जस्ट अपोजिट है। दूसरी बात, जो टाइम है इस पूरी जर्नी में किसी भी एक पोर्शन का, तो वो पोर्शन अगर सेम रहता है, सेम डिस्टेंस का रहता है, तो वहां पे टाइम भी सेम लगेगा, यानी जो टाइम लगेगा बी से सी जाने में वही टाइम लगेगा ई से एफ आने में। ये टाइम भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो अगर ए से, यानी जिस वेलोसिटी से तुम थ्रो करते हो पार्टिकल को, वापस जब हाथ में वो आता है तो वही वेलोसिटी उसके पास आ चुकी होती है जिससे तुमने थ्रो किया है। क्लियर है मेरी बात? तो ये कुछ कंक्लूजन थे, कुछ रिजल्ट थे जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में मुझे लगा इस पे सवाल बनते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग से मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो बातें बताई थी उन्हीं का यूज किया है, यहाँ पे कोई नई बात नहीं है, बस एक एप्लीकेशन के लिए थोड़ी सी अप्रोच बताई कि कैसे ग्राफिकली हम रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं। यही मेथड मैं तुम्हें प्रोजेक्टाइल में भी कहूंगा फॉलो करने को। प्रोजेक्टाइल में बच्चा क्या करता है, बैठ के फॉर्मूला रटने लगता है, और किताब वाले भी डोंकी की तरह रटवाना शुरू कर देते हैं। 4 फॉर्मूले बना देंगे, बोलेंगे ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम ऑफ एसेंट का हाफ है, ये रेंज का फॉर्मूला है, ये उसके ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला है। अरे भाई साहब, कुछ जरूरत नहीं है रटने की। मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा कि सिर्फ 2 इक्वेशन पकड़ूंगा और आईआईटी लेवल तक के सवालों को उन्हीं 2 इक्वेशन से सॉल्व करूंगा, और मतलब तो मुझे सवाल सॉल्व करने से है, इक्वेशन रटने से थोड़ी ना है। तो मजदूरी करने की आदत अपन नहीं डालेंगे, अपन उसको बांटेंगे, जैसे अंग्रेजों ने हमें बांटा था रूल करने के लिए, वैसे ही हम प्रॉब्लम को रूल करने के लिए बांटेंगे और अलग अलग सेपरेटली हैंडल कर लेंगे चीजों को एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस फाइल को, अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो मैं उसको अलग से ही रखता हूं। एक सेकेंड रुकना है ना बेटा। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं बात करने जा रहा हूं मोशन इन 2 डायमेंशन, और पहले हम जनरल मोशन इन 2 डायमेंशन की बात करेंगे और उसके बाद उसका एक स्पेशल केस जो कि हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा साथ साथ में।
तो हेडिंग डाल लें, इंट्रोडक्शन टू मोशन इन 2 डायमेंशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इंट्रोडक्शन टू मोशन इन 2D एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब पहले बात सुनेंगे, जो मोशन इन 1 डायमेंशन हम पढ़ रहे थे, 1 डायमेंशनल मोशन में हमने देखा कि हमेशा हमारा एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था जब पार्टिकल मूव कर रहा था, चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, चाहे वो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूं। लेकिन जब हम मोशन इन 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो यहां पे अब हमारे 2 कोऑर्डिनेट साथ में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे अब कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, हम ज्यादा सही से उसे बोलेंगे कि पोजीशन ही चेंज हो रही है। और यहां पे इस चेंज को दिखाने के लिए मैं पोजीशन वेक्टर्स का यूज करूंगा, जो कि वेक्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एनालिटिकल फॉर्म भी सिखा चुका हूं, तो बहुत अच्छे से फीलिंग है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की भी फीलिंग हमारे पास है, तो हम उन सबका यूज करेंगे। दूसरी बात, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसकी एक खास बात रहती थी, और वो खास बात क्या थी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होते थे वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होते थे। मे बी एक दूसरे से अपोजिट हो डायरेक्शन में, या हो सकता था दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे ये तो तय है। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है या वर्टिकल मोशन हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे। ये हो सकता है कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन रहेंगे हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल। जबकि 2D मोशन की खास बात क्या है कि यहां पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है अब ये पैरेलल या सेम लाइन के अलोंग नहीं रहेंगे, अब ये डिफरेंट डायरेक्शंस में हो जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाएंगे। और जब भी ऐसा हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शंस में है, सेम लाइन के अलोंग नहीं है, तो वहां पे कर्व पाथ पे ही चलेगा पार्टिकल, और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। क्लियर है? तो एक सिंपल सी चीज हमें समझ में आई कि मोशन अलोंग कर्व्ड पाथ अगर हम पढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वहां पे डिफरेंट होगी। जबकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा पैरेलल रहेंगी किसी एक एक्सिस के, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, सेम हो सकती है, लेकिन एक ही लाइन के अलोंग रहेगी। ये बात स्ट्रेट लाइन मोशन में फिक्स थी। क्लियर है? अब 2D मोशन में जब कर्व की बात आ रही है तो मोशन अलोंग अ कर्व पाथ भी बोल सकते हैं हम 2 डायमेंशनल मोशन को, या मोशन इन प्लेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब एक प्लेन में पार्टिकल हमारा ट्रैवल कर रहा है या चल रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसी मोशन इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं मैं 2D की, इसके बाद इसका स्पेशल केस लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ, मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ। ठीक है? अब जरा ध्यान देना, इसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टूल की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी हमको। जनरल बात कर रहा हूं अभी, बाद में स्पेसिफिक होंगे प्रोजेक्टाइल में। तो कुछ बेसिक टूल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहला टूल जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन फिर भी यहां पे मैं रिवाइज करा रहा हूं, दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो मान लिया ये वाई एक्सिस है हमारी, और ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है? यहां पे कोई पॉइंट है एक। ठीक है? इस पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है तो हम करते क्या हैं, ओरिजिन से एक लाइन खींचते हैं, उस पॉइंट की तरफ उसका एरो कर देते हैं, और उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और जब कुछ ना बोला जाए तो वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही होता है। कई बार हम किसी और के रिस्पेक्ट में भी पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे आप अपने घर का पता किसी भी रेफरेंस के थ्रू दे सकते हो कि कोई बिल्डिंग है सामने, उसके इधर में मेरा घर पड़ता है, या कोई कॉलेज है उसके बैक साइड में मेरा घर पड़ता है, कोई एटीएम है उसके लेफ्ट साइड में मेरा घर पड़ता है। तो किसी भी तरीके से आप पोजीशन बता सकते हो। हम यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया हमारा, एरो इस तरफ रहेगा, और इसे मैं लिख रहा हूं आर वेक्टर।
सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x एंड y। अब इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है ये तो तुम अच्छे से जानते हो कि अगर मैं इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करूं तो उस लाइन की लेंथ ही मेरा y कोऑर्डिनेट कहलाता है, और अगर उस पॉइंट से मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो उस लाइन की लेंथ ही मेरा x कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो अगर मैं यहां पे इन कोऑर्डिनेट्स को बनाऊं तो थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं हम, जैसे ये हो गया मेरा y कोऑर्डिनेट और ये हो गया मेरा x कोऑर्डिनेट। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात देखने में सामने आ रही है कि ये जो x और y हैं, अगर मैं इनको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो आपको यहां अब ट्रायंगल लॉ लगता हुआ दिख रहा होगा। और ट्रायंगल लॉ अगर मैं यहां पे लगाऊं और x और y को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे r वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में बांट दिया। कौन कौन से कंपोनेंट? x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। ये हमने किसको बांटा है? r वेक्टर को। तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाने से वापस r वेक्टर मिलना भी चाहिए, तभी तो इसके कंपोनेंट ये ट्रू हुए, क्योंकि उन्हीं का टुकड़ा है तो मिलाने पे वही चीज बननी भी चाहिए। तो बिल्कुल बनेगी। तो हमारा r वेक्टर यहां हो जाएगा एक्स आई कैप, एनालिटिकल फॉर्म याद आ रही होगी, वाई जे कैप। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक? यस। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टूल है जो हमें समझना है 2D मोशन को पढ़ने के लिए, वो है डिस्प्लेसमेंट। यहां पे बातों को जरा गौर से सुनना अथर्व, मेरे एक एक लाइन में एक एक वर्ड का मतलब होगा यहां पे, तो इसको जरा ध्यान देके सुनना है। ये है मेरा y कोऑर्डिनेट, ये है मेरा x कोऑर्डिनेट। ठीक, अब कोई पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। जब मोशन इन 2D है तो जाहिर सी बात है कर्व पे ही मूव करेगा। तो ये है उस पार्टिकल का पाथ, ये जो बनाया है मैंने ये क्या है? उसका पाथ। तो मान लिया किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां था, यहां था, तो जब पार्टिकल यहां था तो उसका पोजीशन वेक्टर ये था। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इसलिए इसको आर आई वेक्टर लिख दे रहा हूं। कुछ टाइम के बाद मेरा पार्टिकल मूव करके यहां पहुंच गया, और जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो अब पोजीशन वेक्टर फाइनल हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को, तो उसको अगर आर आई इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूं तो इसको बोल दूंगा आर एफ यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर। और ये इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली अगर मैं लाइन खींचूं ये, तो ये हमारी अगर वेक्टर एस से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वेक्टर एस और कुछ नहीं, यही तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल को ज्वाइंट करने वाली स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा यहां वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर आप अप्लाई करो तो क्या बनेगा? कौन किसके दो के सम के बराबर होगा वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग? तो कहीं पे आपको दिख रहा होगा कि हेड टू हेड और टेल टू टेल मीटिंग हो रही है, और वो कहां हो रही है? आरएफ में। तो आर एफ रिजल्टेंट है जो कि किन से मिलके बना है? आर आई प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। अब ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट को एक तरफ कर लूं तो मेरे तरफ, दूसरी तरफ क्या बचेगा मेरे पास? फाइनल माइनस इनिशियल। और ये बिल्कुल एनालॉगस रिजल्ट आ रहा है जो हमने वहां पढ़ रखा था स्ट्रेट लाइन मोशन में, कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। लेकिन यहां पे, वहां तो कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहे थे, तो एक्स आई माइनस एक्स एफ था, लेकिन यहां पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हो सकते हैं एक्स और वाई, इसलिए मैं पोजीशन के चेंज को बोल रहा हूं, ज्यादा जनरलाइज कर दे रहा हूं। तो पोजीशन वेक्टर की बात हमारे 2D में आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एस हमारा क्या है? इसको यहां पे मेंशन कर लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर।
ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली। वही डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूं। ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। पार्टिकल मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक, अब देखना जरा, यहां इनिशियली पार्टिकल था और इसका पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर। ठीक, पार्टिकल आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम dt के बाद ये मूव करके यहां पहुंच गया। तो जो dt टाइम में मूव किया डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, और उसको मैं दिखा दे रहा हूं ds वेक्टर से। ध्यान से सुनना, जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का वो हो गया ये, और शुरू वाले को अगर मैं आर वेक्टर बोल रहा हूं तो मैं फाइनल वाले पोजीशन वेक्टर को लिख सकता हूं आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। मतलब क्या, ये डी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर में कुछ चेंज आया। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि फाइनल वेक्टर छोटा है या फाइनल वेक्टर बड़ा है। इसलिए मैंने जनरल बात बोल दी कि फाइनली हमारा वेक्टर हो गया आर प्लस डी आर। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि dt टाइम में हुआ इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी ds है, और जो चेंज हुआ पोजीशन वेक्टर में वो भी dr है। अब यहां पे अगर मैं तुमसे बोलूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, तो इन अबव ट्रायंगल देखो जरा कौन सा किसके बराबर है, तो r प्लस डी आर, यही होगा ना, बराबर है किसके, r वेक्टर प्लस ds वेक्टर। r r कैंसिल, बचा क्या अपने पास, डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ds वेक्टर। अब देखो कितनी सही बात निकल के आ रही है। ये ds वेक्टर था क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होना भी चाहिए किसके, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन को ही तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहां कोई नया रिजल्ट नहीं आया, जो पुरानी बात की थी वही रिजल्ट हमारे सामने फिर से आ गया। तो ये क्लियरली हमको शो कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा वो पोजीशन वेक्टर का चेंज ही होता है और कुछ नहीं। डी आर क्या है हमारा, दिस इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इस बात को लिख लें, एरो देके यहां पे लिख दे, चेंज इन, डी आर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बराबर होता है। यहां से भी प्रूफ हुआ है। अब देखो, अब अगर मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो मुझे पता है भाई वेलोसिटी हमारी क्या होती है थर, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ds वेक्टर डिवाइडेड बाई dt वेक्टर, सॉरी dt वेक्टर कह रहा हूं, क्या बक रहा हूं मैं भी, dt तो टाइम होता है, ये वेक्टर कहां हो गया। हाँ, अब यहां पे एक चीज इंटरेस्टिंग सुनना, हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर और ये जो ds बाई डी टी है, एज अ होल बात कर रहा हूं, केवल ds की बात नहीं कर रहा हूं, ds बाई डी टी वेक्टर, ये होल ब्रैकेट में, ये जो पूरा है इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों को इक्वेट किया है, मतलब इनमें सारी बातें इक्वल हैं, यानी इनके डायरेक्शन भी सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी एज अ होल सेम है। लेकिन अगर मैं ऊपर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिस्कस करूं तो आपको दिख रहा है कि नॉमिनेटर तो वेक्टर है हमारा, लेकिन डिनोमिनेटर वेक्टर नहीं है। टाइम कभी वेक्टर नहीं होता है। और टाइम के साथ एक और सिचुएशन है कि कोई वैल्यू अगर वेक्टर नहीं है, यानी कोई स्केलर है, तो स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, स्केलर नेगेटिव भी हो सकता। अगर स्केलर पॉजिटिव हुआ तो वी वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, लेकिन अगर यही वेक्टर स्केलर नेगेटिव हो गया तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद सीधे बोलेगा कि वेलोसिटी और ds वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन मुझे पता है कि ds वेक्टर dt कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम का चेंज कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। इसका मतलब जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है ds वेक्टर के साथ वो स्केलर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन v वेक्टर का होगा वही हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा। तो v वेक्टर अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग ही है तो मैं यहां पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को इस एरो से दिखा सकता हूं।
और ये जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है ये कुछ और भी बता रहा है हमें, क्या कि अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है तो उसकी किसी पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा कर्व से टेंजेंशियल होती है। अब ये रूल बन गया, दिमाग में फिट कर लेना है कि जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चलेगा तो किसी पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होती है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बिकॉज डीएस वेक्टर हमेशा डीएस वेक्टर के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी वेक्टर होगा, क्योंकि डीटी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कोई और स्कोप बनता नहीं। दूसरा एक चीज, डीएस वेक्टर अभी हमने देखा चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बराबर है, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता था डी आर वेक्टर बाई डी टी, है ना, कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि डीएस वेक्टर और डीआर वेक्टर सेम ही है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का मतलब एक ही है, तो यहां पे हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब दूसरी चीज सुनना, तो यहां जो एक रूल हमारे सामने बन के आया उसको हम नोट कर लेते हैं, क्या कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, इस बात का बहुत यूज होगा आगे चल के, टू द पाथ। ठीक, velocity is always tangential to the path। नेक्स्ट बात, अब वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है, मैं यही साइड में उसको भी निपटा दे रहा हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, या अगर मैं इसको बोलूं तो वेलोसिटी क्या थी हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। तो मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, डी स्क्वायर आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। ये तो क्लियर होगा, पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन बन जाता है, एक बार डिफरेंशिएट किया पोजीशन वेक्टर को या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को तो वेलोसिटी बन जाती है, दो बार किया तो एक्सेलरेशन बन जाता है। क्लियर है? अब जरा देखो, कहीं पे अगर मुझे दे रखा है, सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं जनरल सा, कि कहीं दे रखा है कि पोजीशन वेक्टर जो है पार्टिकल का 2D मोशन करने वाले ये है, ठीक, तुम्हें कोई पूछे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी निकालो, तो क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जल्दी से मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा। सर 2t I कैप प्लस 2j कैप। गुड। मैं पूछूं नहीं अथर मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए, अब क्या करोगे, सर फिर दो से बार डिफरेंशिएट डेरिवेटिव, कर देते हैं। तो कितना सर आएगा, 2i कैप है, 2i कैप j वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया। प्लस जीरो हो गया, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहां से तुम्हें दिख रहा होगा कि एक्सेलरेशन में वाई कंपोनेंट नहीं है, यानी वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है पार्टिकल में, लेकिन एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और वो भी कैसा है, कांस्टेंट नेचर का है, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका 2 है। क्लियर है मेरी बात? यानी एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगातार उस पर काम कर रहा है, जबकि वेलोसिटी हमारे पास दोनों डायरेक्शंस में थी, लेकिन उसका एक्स कंपोनेंट बदल रहा था, वाई कांस्टेंट था। तो जाहिर सी बात है, अगर वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो जो चीज कांस्टेंट हो गई उसमें चेंज क्या आएगा, जीरो। तो जब जीरो चेंज आएगा तो उसमें एक्सेलरेशन कहां से आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए अगले स्टेप में हमारी ये चीज आ गई, तो थ्योरेटिकली भी हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं कि क्या है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो 2D पे बेस्ड हैं, तब जाके इस चीज का एप्लीकेशन हमें समझ में आएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में ही मैं करूंगा, क्योंकि क्षितिज का छूट जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा, उसके लिए जनरल वाली चीज छूट जाएगी तो थोड़ा बहुत कवर कर सकता है रिकॉर्डिंग से। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें, एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखो, दिया है अ पार्टिकल starts in a 2D motion such that its
position vector at any instant can be given as ये पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 4t I कैप प्लस 3t स्क्वायर प्लस 7 j कैप. Find the velocity and acceleration of particle at t equal to 1 second. बताएंगे. आ गया सर. कितना? सर वेलोसिटी आई है 10 I कैप प्लस 6 J कैप. नहीं, मैग्नीट्यूड चाहिए फाइनल. अच्छा मैग्नीट्यूड चाहिए सर. वेक्टर फॉर्म में लिख के नहीं छोड़ना है, मैग्नीट्यूड चाहिए फाइनल. और डायरेक्शन रहने देना, केवल मैग्नीट्यूड ही बता दो. सर स्क्वायर रूट 136. स्क्वायर रूट 136 मीटर पर सेकेंड अगर यूनिट मीटर में है पोजीशन की, अदरवाइज यूनिट लिख के छोड़ दें. एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है सर 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अरे फाइनल क्या सर? फाइनल कितना है? एक्सेलरेशन कितना आया? 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5. अच्छा, तो 36 इंटू 5 करें तो वही रिजल्ट आएगा, 180 आएगा, अंडर रूट 180. हाँ सर 180. ठीक, सही है. मैंने सॉल्व करके आंसर 180 में ही लिख रखा ना, इसलिए पूछ रहा था. चलो नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन देखो. दिया है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. A particle starts from origin such that its velocity along y direction remains constant at 2 meter per second and in x direction it is imparted an acceleration which varies with time as ax. यानी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है जो कि दिया हुआ है 3t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड पोजीशन वेक्टर of particle at
टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड करेंगे इसको। सर मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर फॉर्म में? किसका? पोजीशन वेक्टर का। हाँ सर। पोजीशन वेक्टर बोला है तो जाहिर सी बात है वेक्टर में लिख के छोड़ सकते, एनालिटिकल ठीक है फॉर्म सर। में पोजीशन वेक्टर लिख के छोड़ सकते। सर 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप। 8 पता आई नहीं कैप प्लस प्लस 4 जे कैप। 4 जे कैप, बिल्कुल सही, गुड। कैसे निकाला? वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं तो 2 सेकेंड में कितना चला कैलकुलेट कर लिया होगा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी आएगी, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पोजीशन आएगा, फिर पोजीशन में टाइम की वैल्यू डाल देंगे। जैसे ही एक्स और वाई मिल जाएंगे एनालिटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे आई और आई कैप जे कैप लगा के, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। थर्ड क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल इज moving in 2D such that in x and y directions its velocities are given as Vx is equals to 5t square plus 7t plus 3 and Vy is equals to 2t cube. Find the angle between direction of velocity and acceleration at टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल फाइंड करना है। शुरू हो जाए भाई इसमें भी। हो गया? सर एक मिनट। करो करो, आराम से करो। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछा है तो आप t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पहले तो वेलोसिटी निकाल लें जो कि दो कंपोनेंट का सम होगी। तो पहले vx को आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और vx में 1 रख दो t की जगह तो आएगा कितना 5।
+7 +3 15, और यहाँ 1 रख दें तो 2j कैप। तो ये आ गया। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड। फिर आते हैं एक्सेलरेशन पे। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है? तो एक्सेलरेशन होता है dv वेक्टर बाय dt। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दें तो x कंपोनेंट एक्सेलरेशन का vx को डिफरेंशिएट करके, यानी 10t + 7, ये आ गया ax, दिस इज i कैप, प्लस 2 3 6 t², दैट इज j कैप। अब एट t = 1 इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन, t की जगह 1 रख दो तो 10 × 1 1 10 17 i कैप प्लस 6 j कैप। यहाँ से a कैप निकाल लो तो a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a वेक्टर। फिर एंगल दोनों का लेना है तो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। हाँ सर डॉट प्रोडक्ट लेके बहुत अजीब वैल्यू आई है। हाँ तो आने दो, क्या दिक्कत है ना? अजीब आंसर भी रहते हैं कभी कभी। तो यस क्या सर। आ जाएगा हमारा? मैग्नीट्यूड इसका, मैग्नीट्यूड इसका, और फिर यूनिट वेक्टर्स जो भी आए होंगे, तो कुल मिला के थीटा = कॉस इनवर्स में इस आंसर को लिख के छोड़ देना है, क्योंकि अजीब आएगा तो थीटा का कुछ एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, वो अजीब ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। एक और देखें क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अब थोड़ी बहुत पकड़ बन रही होगी इस पे, क्या है मोशन इन 2D। यस सर। देखें, दिया है इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन 2D विथ वेलोसिटी गिवन एज, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, काम की बातें लिख दे रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ। दिया है पार्टिकल 2D में चल रहा है जिसकी वेलोसिटी ये दी हुई है 4ti कैप प्लस 5j कैप। बोला है फाइंड द पाथ ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। अब मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड द पाथ ऑफ मोशन of the particle and its equation of trajectory if it starts from origin। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए क्या करना होगा? एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन बनानी होगी। यस सर, वो पैरामीटराइज करना है। हाँ हाँ, वो क्या आ गया? टी पैरामीटर। हाँ सर, एक मिनट। करेंगे। सर 2y² = 25x आया। 2y² = 25x, ये 25। क्या है? सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हाँ, तो ये कौन सा कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ? सर ये पैराबोला होगा। पैराबोला, बिल्कुल सही। पैराबोला है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और वाई स्क्वायर है, तो मैंने बोला था जिसकी पावर में स्क्वायर होता है ना, उसका हेड उसी एक्सिस पे लाई करता है। तो ये जो पैराबोला होगा ये हमारा इस तरीके का होगा कुछ। ये हो गई वाई एक्सिस,
ठीक है, इस तरीके का कुछ पैराबोला ये बनेगा। चलो ठीक है, तो यहीं पे रोक रहा हूं मैं। पढ़ाना तो मुझे प्रोजेक्टाइल भी स्टार्ट करना था, पर थोड़ा ज्यादा लॉस हो जाएगा उसका, तो नेक्स्ट क्लास में उसको अपन शुरू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक। अब इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन मोशन की बातें सारी फिनिश हो चुकी हैं। अब आप उसके सवाल लगाएं अलग अलग जगह से, जो भी सोर्सेज हैं, और एक चीज समझें, कोई एक किताब फॉलो करें अच्छी सवाल के लिए भी, और उसके हर वैरायटी को टेस्ट करें। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर 4 शादियां अटेंड करनी है तो चारों में ही जाके स्टार्टर खा के मत चले आए, मेन कोर्स तक जाएं और हर एक चीज को टेस्ट करें। तो जब कोई एक राइटर बुक लिखता है ना, तो वो हर वैरायटी की प्रॉब्लम अपने में इंक्लूड करता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, 5 सवाल लगाएगा स्टार्टिंग के, और वो इजी होंगे, बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा ये किताब तो हो गई मेरी, अब आगे तो लग ही रहा है सब। फिर दूसरी पे आ जाएगा, फिर वही 5 ही तरीके के, वही सेम टाइप 10 बुकों से लगा लेगा और बोलेगा मैंने तो 10 किताबें कर ली। नहीं, गलत तरीका। एक ही किताब फॉलो करें, उसके शुरू से लेके अंत तक सारे सवाल ट्राई करें, क्योंकि उन सारे क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी हर वैरायटी को डिस्कस करने की। फिर जब एग्जाम में कोई एक फ्लेवर आएगा तो आप टेस्ट करते ही पता कर लेंगे कि ये कौन से तरीके से होगा। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन करने के लिए आप एच सी वर्मा की जो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है उसके सवाल लगाएं, वो बहुत बेहतरीन सवाल है ना। उसके खासकर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वहां अगर दिक्कत आती है तो मुझसे पूछें। तो एच.सी. वर्मा के आप क्वेश्चंस को केवल करेंगे, थ्योरी पढ़ने की आप जरूरत नहीं है। ये नहीं कि किताब पढ़ने लगे बैठ के, केवल क्वेश्चन करेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक करेंगे। कोई भी किताब पकड़े, लेकिन एक किताब शुरू से आखिरी तक। जब वो पूरी फिनिश हो जाए, टाइम बच रहा है बहुत ज्यादा, तो भैया और कोई किताब लगा लो। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना कि 25 सवाल शुरू के लगा लिए और हर किताब में शुरू के 25 ही लगा के बैठ गए और बाकी के ट्राई नहीं किए, तो उससे सारी वैरायटी कवर नहीं होगी। क्लियर है ना मेरी बात? यस ठीक सर। है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके बेटा।